इक्विटी शेयर कैप, यहां पर शेयर कैपिटल में देखो क्या दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. इक्विटी शेयर कैपिटल अर्लियर इट वाज हाउ मच, 2 lakhs. Now it is how much, 4 lakh. It means इश्यू किया नया, ठीक है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 lakh to 50,000 रिडम्पशन. अब देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बाजू में कहीं पर भी डिविडेंड का परसेंटेज नहीं दिया. अगर दिया रहता तो हमको सोचना पड़ता ना कितना परसेंटेज डिविडेंड वगैरह देने का है, बराबर. तो हमको सोचना पड़ता कितना परसेंटेज देने का वगैरह. यहां पर दिया है क्या उन्होंने, नहीं. इट मींस टेंशन ही नहीं प्रेफरेंस डिविडेंड का. कुछ बोलेगा तो वो हिसाब से देंगे. रिजर्व्स एंड सरप्लस 85,000 एंड 1,60,000. सो व्हेन वी आर सेइंग रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है तुम्हारा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम. सी अर्लियर इट इज हाउ मच, 20. नाउ इट इज हाउ मच, 35. मतलब अगर सिर्फ यहां पर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 15,000 से सिक्योरिटी प्रीमियम इंक्रीज हुआ है. सिर्फ उतना पता चलता है कि 15,000 से इंक्रीज हुआ है. फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है, कैपिटल रिजर्व पहले 0 अभी 10,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले 65 और अभी कितना है 1,15,000. नॉन करंट लायबिलिटीज में व्हाट वी हैव 10% डिबेंचर्स. अर्लियर इट वाज 0, नाउ इट इज हाउ मच, 2 lakhs. और उसके बाद लोन फ्रॉम जेडी, अर्लियर इट इज हाउ मच, नाउ इट इज हाउ मच. तो इट मींस दोनों तुम्हारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है. एक तुम्हारा क्या हुआ वहां पर इंक्रीज और दूसरा क्या हुआ तुम्हारा डिक्रीज, बराबर. देन नेक्स्ट करंट लायबिलिटीज हमारे पास जो अवेलेबल, दैट इज ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, अनपेड एक्सपेंसेस मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास है फिक्स्ड एसेट लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन. अदर नॉन करंट एसेट दैट इज डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स. पहले नहीं था कुछ भी, अभी कितना है 16,000. जरा ऊपर देखो तो डिबेंचर्स भी था. कितना था ऊपर डिबेंचर्स, लास्ट ईयर कितना था. मतलब करंट ईयर में डिबेंचर इश्यू किया है, वो भी किस पे. इट मींस जब कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आएगा ना तो पूरा 2 लाख नहीं आएगा. 2 लाख में से कितना रुपया डिस्काउंट दिख रहा है, 16,000. मतलब तुम लोग को क्या पूरा 2 लाख रुपए का कैश मिला क्या. देखो डिबेंचर 2 लाख का इश्यू किया माना, बट हम लोग सीख रहे हैं कैश फ्लो एक्टिविटी. ये कितने रुपए का कैश आया है, तो 2 लाख में से 16,000 तो खुला डिस्काउंट दिख रहा है. मतलब पूरा कैश आया ही नहीं है. कैश कितने रुपए का रिसीव किया रहेगा, 1,84,000. तो कैश रिसीव्ड इज ऑफ रुपीज 1,84,000. देन आफ्टर दैट करंट एसेट में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, चारों इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश दोनों दिख रहा है, तो नेट करके हम लोग लिख देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग. अब एडजस्टमेंट में देखो क्या दिया है. ड्यूरिंग द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड at 10% premium for the purpose of redemption. Equity shares are issued at, equity share कितना इश्यू किया, तो उसके ऊपर प्रीमियम कितना 20,000. तो मतलब देखो पहले तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स पहले तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था 20, तो 20 से प्लस 20 मतलब कितना होना चाहिए 40. उसमें से 5,000 का क्या आ रहा है डिस्काउंट, मतलब कितना आना चाहिए 35,000. तो देखो 35,000 आ गया. डिस्काउंट मतलब वो रिडीम्शन पे जो प्रीमियम पे किया वो, बराबर. फिर नेक्स्ट 10% डिबेंचर्स आर इश्यूड एट 10% डिस्काउंट. डिबेंचर कितने रुपए का इश्यू किया, तो 2 लाख पे 10% डिस्काउंट मतलब कितना आना चाहिए 20,000. दिख कितना रहा है, मतलब 4,000 का राइट ऑफ किया होगा. आपको याद रहेगा तो जब सीए फाउंडेशन में आपने इश्यू ऑफ डिबेंचर सीखा था, तो उसमें इश्यू ऑफ डिबेंचर है डिस्काउंट आया था, और वो जो भी तुम्हारा डिस्काउंट था वो डिस्काउंट को तुम ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर क्या करते हो राइट ऑफ करते हो. ठीक है, उसमें 2 मेथड होता है. एक डिपेंड करता है कि तुम्हारा डिबेंचर्स जो तुम रिडीम कर रहे हो वो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो या फिर लमसम में, मतलब एक साथ कर रहे हो. अगर एक साथ करते हो तो हम क्या बोले, पूरा डिबेंचर्स हमने 5 साल यूज किया तो हर एक तुम्हारा जो रहता है वो 5 साल में क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. तो देखो 20,000 डिवाइड बाय 5, 4,000 हर साल इक्वली जाएगा. सो अब ये डिबेंचर डिस्काउंट का इंफॉर्मेशन से तुम लोगों ने कुछ तो डिबेंचर्स का डिस्काउंट को क्या किया है राइट ऑफ किया है. वो राइट ऑफ किया है मतलब तुमने कहां पर ट्रांसफर किया रहेगा
पीएनएल के अंदर। राइट ऑफ किया मतलब कहां पर ट्रांसफर किया रहेगा, पीएनएल के अंदर। अगर तुम लोगों ने उसको पीएनएल के अंदर ट्रांसफर किया है तो टेल मी वन थिंग, अगर तुमने उसको कहां पर ट्रांसफर किया है पीएनएल के अंदर तुमने उसको ट्रांसफर कर दिया, क्या कैश गया क्या, इट मीन्स इट इज नॉन कैश एंट्री। तो अगर मैं उसको बोलता हूं तो इस मीन्स तुम लोग ने उसको पीएनएल में डाल दिया है, पीएनएल में डाल दिया तो तुमने उस ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को क्या कर दिया है, अब क्या करना पड़ेगा, ऐड। Last year dividend was paid in May 2012 and interim dividend of 20,000 was paid in November 2012। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 28,000। ऊपर कहीं पर प्रोविजन फॉर टैक्स दिख रहा है क्या, तो वैसे भी प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का दो लेजर अकाउंट तो बनने वाला ही है। Fixed assets of 14 lakh were purchased during the year and depreciation for the current year is 70,000। और क्या दिया देखो, कैपिटल रिजर्व पहले देखो बैलेंस शीट में कितना था, 0, अभी कितना हो गया 10, 0 से कितना हो गया 10। So it means old fixed assets were sold at the profit on sale was transferred to capital reserve account। तो transfer to which account, capital। प्रिपेयर अ कैश फ्लो विद द सुटेबल अजम्पशन। ठीक है, हम लोग को जहां पर अजम्पशन लगा हम ले लेंगे, वो तो वैसे भी ले लेते नहीं बोलता तो भी। ठीक है, अब सबसे पहले तुम लोग बाजू में लिखते जाओ कौन सा इन्वेस्टिंग कौन सा फाइनेंसिंग। ऊपर देखो शेड्यूल के बाजू में हर टाइम हम लोग गेस करते थे कौन सा फाइनेंसिंग में जाएगा कौन सा इन्वेस्टिंग, और साथ में ये भी देखो कि कौन सा लेजर बनेगा। फिर उसके बाद स्टार्ट करते, अभी हम लोग को वो भी देखने का ना कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, अंदाजा तो लेना है। तो उसके लिए पता होना चाहिए ना इन्वेस्टिंग का कितना, फाइनेंसिंग का कितना, तो लमसम छोड़ने को काम है। लिखो बाजू में सब जगह पे।
चलो अंदाजा बताओ अभी कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कितना लाइन छोड़ने का, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख के, उसके नीचे एक लाइन तो रिटेन अर्निंग के लिए लगता है, तो ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग होल्ड लेते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन पे। तो अभी ये देखने का रिटेन अर्निंग से फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बीच में कितना जगह, ठीक है। फिर फंड फ्रॉम ऑपरेशन से बाद में हम लोग लेते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, तो उधर कितना जगह। तो अभी ये कैसा है होल्ड लेने के लिए कि कहां से कहां तक हमने को लगेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट सॉरी रिटेन अर्निंग, उसके बाद कितना लाइन छोड़ने का, तो वहां पर क्या आएगा, नॉन कैश एक्टिविटी या फिर कोई दूसरा ऑपरेटिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाला है वो एक्टिविटी। सो अप्रोक्सीमेटली तुम्हारे हिसाब से कितना लाइन लगेगा उधर अंदाजा। कुछ आइटम तो तुमको याद है, जैसे डेप्रिसिएशन आएगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या डिस्काउंट जो राइट ऑफ करने का वो आएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली ठीक है 8 to 9 या 10 लाइन, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर है, तो अगर सेफर साइड पे चाहिए तो 10, नहीं तो 8 लाइन चल जाएगा। उसके बाद फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद का लाइन तो फिक्स है, उधर तुमको ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो डिपेंड करता है सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के ऊपर ओनली। तो उधर तुमको देखने का कौन सा करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी या कितना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी जो वहां पर बैठेगा, ठीक है। तो उसमें स्टॉक डेटर्स या फिर मैं बोलेगा अनपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड एक्सपेंसेस है, क्रेडिटर्स है, वो सारे मिला के कितना होता है वो काउंट करने का। तो अगर देखो नॉर्मली क्या होता है, डेटर्स क्रेडिटर्स, फिर क्या आता है तुम्हारा बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल या स्टॉक, जनरली 4-5 आइटम रहता है, बट इस बार आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी दिया है और कुछ प्रीपेड भी दे के रखा हुआ है। तो अप्रोक्सीमेटली उधर भी कितना लाइन लगेगा, 8 लाइन के आसपास। फिर उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, नेट क्या बोलते हैं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, फिर क्या लिखते हैं, लेस टैक्स पेड, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। उसके बाद लिखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो तुमने आई लिख के रखा रहेगा, कहीं पर भी इंपैक्ट आता है तो कौन सा आइटम है वो, मतलब एक तुम्हारा फिक्स्ड एसेट्स का लेजर अकाउंट बनेगा, तो फिक्स्ड एसेट्स के लेजर अकाउंट में कहीं पर बाइंग कहीं पर सेलिंग, मतलब 2 लाइन तो वो हो गया। और कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह है तुम्हारा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ है, बराबर। तो 3 से 4 लाइन सेफर साइड पे वो छोड़ दो। फिर उसके बाद कौन सा एक्टिविटी आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में देख चेक करने का कहां पर इश्यू किया है या फिर रिडीम किया है, कितना इश्यू कितना रिडीम। तो इक्विटी शेयर्स दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, डिस्काउंट दिया है, उसके ऊपर डिबेंचर्स है, प्रीमियम ऑन रिडीम्शन है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लाइन, 6 लाइन छोड़ देने का।
चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 2 लाख, 4 लाख, बराबर। तो हम लोग क्या लिखेंगे? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अब मैं 2 लाख भी लिख सकता हूँ, या 10% प्रीमियम पे दिया है तो साथ में अगर मेरे को याद है मैं तो 2,20,000 भी लिख सकता है, या फिर 2 लाख लिख के रखो, सिर्फ बाद में जब प्रीमियम का स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब लिख देंगे उसको। इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख से 50,000, तो रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000 प्लस 10% प्रीमियम, नोट नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नोट नंबर 2 में सिक्योरिटी प्रीमियम 20 से 35, उसका हिसाब किताब मिल गया। 20 प्लस 20 माइनस 5, तो मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या हो गया? टैली हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व जो भी है 0 से 10,000 हुआ तो उसके लिए नीचे कुछ इंफॉर्मेशन था, ठीक है, फिक्स्ड एसेट बेचा है उससे रिलेटेड, तो तब उसका एडजस्टमेंट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65 से कितना हो गया? 1,15,000।
वही है। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हुआ। नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या है, 10% डिबेंचर, जीरो से कितना हो गया, 2 लाख इश्यू किया था, डिबेंचर्स और इश्यू। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स को इश्यू किया, कितने में किया, 1,80,000, मतलब रोकड़ा कितना आया, वो सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दिया ना कि 10% डिबेंचर पर डिस्काउंट दिया, तो 10% मतलब कितना होता टोटल, हाँ, तो 20,000 का तुम लोग ने क्या दिया डिस्काउंट, उसमें से बचा कितना है बैलेंस शीट में, बराबर। अब लोन फ्रॉम जेडी 1,50,000 से कितना हो गया 50, सो इट मीन्स तुमने क्या किया, लोन का रीपेमेंट, हुआ ट्रेड पेएबल, बिल्स पेएबल, अनपेड एक्सपेंसेस, चलो ये तीनों का इंक्रीज और डिक्रीज का इफेक्ट दे दो फंड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद, और बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड, हुआ कंप्लीट। फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट है और साथ में देखो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है, मतलब अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेंटेन किया है,
तो 8 मीन्स फिक्स्ड एसेट्स बनेगा, तो साथ में कौन सा बनेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनेगा। छतरी खोल दे। हट जाने का रहता है, बोलने का नहीं रहता। पानी गिर रहा है, रुको मैं हटा फटाओ, मैं हटूं बाद में। बरसात कर रहा है आपका एसी? नहीं वापस गिरा। अच्छा देखने का गिरता है क्या नहीं। क्या हो गया तेरे को? क्या बोल रही है पानी? क्या हो गया तुझे अचानक? ये पागल। भगवान से डर। क्यों? मतलब एक एसी बंद हो गया, मतलब तुमने ही बद्दुआएं दी है वो एसी को, बेचारा पानी भी बरसा रहा है अभी। जिंदगी में बंद ना करने का मैंने बोला था कि वो बंद नहीं करेगा, तुमने ही वो किया रहेगा कुछ उसके ऊपर। और उसके बाद भी बोल रहे थर्ड भी बंद करो। चालू करो, हाँ ऐसा बोलना फिर। कि तुम्हारा आदत ऐसा हो गया है ना बंद करवाने का, बोलने का। अच्छा, क्या चेक किया तूने? हाँ चौथा एसी है ना घर पे, चालू होएगा, इधर दबाएगा तो। बोल। किसको? आजा इधर। ये एसी बंद है अभी, अभी ठंड नहीं लगेगा, आजा इधर। राहुल अपना ही है, 15 रुपया बाकी है तेरा उसके ऊपर। किसका? करण का बाकी है? गरीबी इतनी आ गई तेरी। और राहुल तेरा क्रेडिटर बन गया, भगवान। कुछ नहीं, ये करण बजा रहा है। ये बजा है बेल, पता नहीं क्यों। आजा आगे। एक ही एसी तो चालू है भाई, तू उसको बंद करवाएगा? क्या बोल रहा है? तो बंद कर। तो उसका काम कर रहा है वो। तू बोलेगा पंखा चालू रखेगा, हवा नहीं देने का तेरे को, वो कैसा चलेगा? मतलब ये पता चल गया तेरे बाजू में नहीं बैठने का उसको, इसलिए पीछे जाके बैठा है।
उसको बंद कर दे तो ऑटोमेटिकली इधर हवा ज्यादा आएगा, तुमको नहीं आएगा। तेरे को चाहिए तो इधर आ जा आगे, बाकी उधर बारिश आता है, छाता रहेगा तो उसके नीचे बैठ सकता है, तो पानी भरता है तो डूब भी सकता है। कुछ नहीं, ये शिवा सर फ्री रहेंगे ना तो जरा बोलना मेरे को इसको भेजने का। हाँ, और नारायण सर आए तो पहले बताना, उसके हाथ में उसका एडमिशन के पहले रेस्ट्रिक्शन लेटर आ जाएगा तेरा। फिक्स एसेट्स हुआ, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, ये दोनों का ओपनिंग क्लोजिंग डाल दिया। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, देखो डिस्काउंट कितना मिला था 20,000, क्लोजिंग कितना दिख रहा है 16, इट मीन 4,000 क्या किया तुम लोगों ने अभी राइट ऑफ। राइट ऑफ किया मतलब कहां पर डाला रहेगा, पीएनएल में। पीएनएल में डाल तो प्रॉफिट कम हो गया रहेगा, अभी क्या करना पड़ेगा, ऐड। वही है, फिर उसके बाद करंट एसेट्स, देखो करंट एसेट्स ऑलवेज हैव विच रिलेशनशिप, इनवर्स। मतलब अगर करंट एसेट तुम्हारा बढ़ेगा तो कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और करंट एसेट्स अगर तुम्हारा क्या होएगा, डिक्रीज, तो कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बराबर। सो इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट एसेट्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इफ द करंट एसेट्स इंक्रीजेस, कैश डिक्रीजेस। इफ द करंट एसेट डिक्रीजेस, कैश इंक्रीजेस। और कैश एंड इक्विवेलेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है। हर कब गई थी, वही है। इन्वेंट्रीज 80 से कितना हो गया, 120। ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एंड बिल्स रिसीवेबल। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन एक बार चेक कर लो।
5,000, 10,000 माइनस 10,000 प्लस 40,000 माइनस 6,000 प्लस 30,000 माइनस 15,000 बराबर आया। ठीक है, और अब क्या बचा, कैश और कैश इक्विवेलेंट। एक बार बैलेंस शीट में सब आइटम आ गया है कि नहीं वो चेक कर लो, क्योंकि कोई कोई आइटम का नोट्स नहीं होता है, तो बैलेंस शीट में चेक कर लो। कुछ ऐसा है, इन्वेस्टमेंट पहले कितना था 75, अभी कितना है 1,50,000। 75 से 1,50,000 मतलब कितने से इंक्रीज हुआ। नीचे एडजस्टमेंट में देखो तो कुछ और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज है क्या, एनीथिंग एल्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट को दिया है। मतलब 75 लाख से 75,000 से कितना हो गया 1,50,000, मतलब कितने से तुम्हारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ, क्यों हुआ रहेगा, परचेस किया रहेगा। तो अभी ये चीज के लिए अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का बात है कि 75 से 150 हुआ मतलब क्या हो गया रहेगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। वही है। तो अब देखो हर टाइम बैलेंस शीट चेक करने का, उसका नोट्स टू अकाउंट चेक करने का, कोई भी आइटम रह नहीं जाना चाहिए। नाउ एडजस्टमेंट, during the year preference shares are redeemed at 10% premium for the purpose of redemption, equity shares are issued at 10% premium। हो गया उसका सब इफेक्ट। डिवेंचर्स आर इशूड एट 10% डिस्काउंट, मतलब 20,000 था, बैलेंस में कितना हो गया 16,000, 4,000 का राइट ऑफ किया तो उसका इफेक्ट दे दिया हम लोगों ने। फिर लास्ट ईयर डिविडेंड वाज पेड इन मई 2012, सो डिविडेंड था कितना 25,000, तो डिविडेंड पे किया तो क्या लिखेंगे, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही है बैलेंस। अब ये 25,000 का पेमेंट किया तो कौन सा एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखना पड़ेगा। बराबर, लास्ट ईयर का करंट ईयर में पे किया ना। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, करंट ईयर में कितना कैश आया कितना कैश गया, तो ये कैश पे किया ना हम लोगों ने, बराबर। और साथ में देखो क्या बोला है, नाउ लिसन, लास्ट ईयर डिविडेंड वाज पेड इन मई 2012 and interim dividend of 20,000 was paid in November 2012। तो 20,000 रुपए का क्या पे किया हम लोगों ने, डिविडेंड। कौन सा डिविडेंड पे किया, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड पे किया मतलब वो साल के बीच का डिविडेंड था, तो 20,000 रुपए का तुमने क्या किया है, पेमेंट। तो सबसे पहला इफेक्ट कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। कहां पर आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। क्या लिखेंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड। एंड सेकेंड इफेक्ट,
पीएनएल अकाउंट। सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? पीएनएल अकाउंट। चलो नेक्स्ट, income tax paid during the year is 28,000. Now listen, see, provision for income tax is how much? 35,000. ये 35,000 में से हम लोग ने पे कितना किया? 28,000. तो provision for tax account debit to cash account how much? 28,000. इसका सेकंड इफेक्ट कहां पर आएगा? टैक्स पेड जो लिखते हो वहां पर, तो सेकंड इफेक्ट वहां पर डालो जहां पर टैक्स पेड लिखा है। Fixed assets of rupees 14 lakh were purchased during the year. तो फिक्स्ड एसेट कितने का परचेज किया? 14 लाख. तो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 14 लाख. बराबर. और सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? फिर देखो क्या दिया है, करंट ईयर्स डेप्रिसिएशन इज 70,000. इट मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्रेडिट सर पे लिखा रहेगा बाय डेप्रिसिएशन 70,000. और ये 70,000 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल में fixed assets of rupees 14 lakh were purchased during the year and depreciation is 70,000. ठीक है, ये लिख दिया. अब देखो क्या बोला है,
old fixed assets were sold at and the profit of sale was transferred to, तो फिक्स्ड एसेट बेचा है और प्रॉफिट किधर ट्रांसफर किया, कैपिटल रिजर्व में। तो सबसे पहला तो ये चीज, कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट बेचा है नहीं दिया है, कितने में बेचा है वो भी नहीं दिया है, कितने रुपए का बेचा है नहीं दिया है, कितने में बेचा है नहीं दिया है, सब हमको क्या करने का, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो अब उन्होंने क्या बोल के रखा है, ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स वर सोल्ड। अब वो कहां से पता चलेगा, लेजर अकाउंट से। फिक्स्ड एसेट्स में क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 4,60,000 प्लस ओपनिंग 14, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन प्लस दिस, दोनों मिला के कितना हो गया 18 लाख। 18,60,000 में से 7,000 गया तो कितने रुपए का फिक्स्ड एसेट बेचा, कितना 11 लाख। अब 11,60,000 रुपीज का तो फिक्स्ड एसेट्स का कॉस्ट वाला एसेट बेचा है, बिकॉज ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है तो ये पूरा कॉस्ट पे मेंटेन होगा। सो इट मींस कितने रुपए के कॉस्ट का एसेट बेचा, तो इट मींस जितने का कॉस्ट का एसेट बेचा एक अकाउंट बनता है, कौन सा अकाउंट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो यहां पर क्या लिखेंगे, बाय डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। सो इट मींस जर्नल एंट्री क्या बना, फिक्स्ड एसेट्स, सॉरी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स हैव डेबिट बैलेंस, क्लोज करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री क्या बनेगा, डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। इतने रुपए का फिक्स्ड एसेट बेचा, अब कितने में बेचा, तो उसके लिए हम लोग को पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि उसके ऊपर टोटल कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा हुआ था। तो देखो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, साथ में यह भी दिया है कि करंट ईयर में कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लगा है। तो 125 प्लस 70 टोटल कितना हो गया 195, 195 में से 135 इज क्लोजिंग। वन 125 प्लस 70 और 135 प्लस 60 बराबर, अब ध्यान से देखो कितने रुपए का एसेट बेचा 1,60,000, उसके ऊपर अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना था, तो 11,60,000 माइनस 60,000 करेंगे तो कितना रुपया आएगा 11 लाख रुपए का WDV है। कितने में बेचा रहेगा 11,10,000, क्योंकि 10,000 रुपए का क्या हुआ है प्रॉफिट। सो इट मींस डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें डेबिट साइड पे क्या लिखा, टू फिक्स्ड एसेट्स 11,60,000, क्रेडिट साइड पे क्या लिखा, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 60,000। नाउ on the debit side you have to write to capital profit how much 10,000, जितने भी लोगों ने मेरे पास से डेप्रिसिएशन सीखा है उनको मैं कुछ बोलता था, याद है ये, that if there is a profit you have to write on which side, देखो कैपिटल प्रॉफिट, तो वो कहां पर लिखा जाएगा डेबिट साइड। इसके लिए क्या लिखा रहेगा डेबिट साइड पर टू कैपिटल रिजर्व, कितना 10,000। तो
ऑटोमेटिकली सामने क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, 11,10,000। या फिर अगर कॉमन सेंस लगाने का तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि देखो 11 लाख रुपए का हमारा फिक्स्ड एसेट्स का WDV था, बेचा 10,000 रुपए का प्रॉफिट पे, तो कितना हो गया, 11,10,000। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 11,10,000। अंडरस्टूड, क्लियर वो चीज। नाउ जैसे ये चीज खत्म हुआ, आगे अब प्रोविजन फॉर सॉरी डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट क्लोज हो गया। उसमें जो 10,000 रुपए का तुम्हारा कैपिटल रिजर्व आया, उसका सेकंड इफेक्ट कहां पर गया, बैलेंस शीट में जो कैपिटल रिजर्व दिख रहा है वो। नाउ हाउ मच कैश यू हैव रिसीव्ड, सो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। वाह, चलो उसके बाद नेक्स्ट ओल्ड फिक्स्ड एसेट, चलो ठीक है। अब सारे लेजर अकाउंट क्लोज करेंगे तो डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्लोज हो गया। देखो ध्यान से, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स दोनों क्लोज हो गया। अब दो लेजर अकाउंट बाकी है, प्रपोज डिविडेंड एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रपोज डिविडेंड का बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, क्या लिखेंगे, बाय PNL। व्हाट इट मींस, करंट ईयर का प्रोविजन बनाया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में जो आएगा वो क्या रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस, जो करंट ईयर का प्रोविजन तुमने बनाया वो। दोनों ये लिखो, बाकी का पूरा क्लोज करो फटाफट।
बट अमाउंट में फर्क आ जाएगा। इधर कितना आ गया 222 तुम्हारा, और वो वहां पर 20 से बढ़ जाएगा। वन एंड हाफ मिनिमम। वो तो डिपेंड करता है उसका मूड के ऊपर। जीरो नहीं देगा। पहले होता था, पहले जब सीए में वो लोग स्ट्रिक्ट थे ना बहुत, जब 3% 4% रिजल्ट आता था ना, सो एट दैट टाइम फिक्स था, पूरा करेक्ट होना चाहिए तो ही मार्क्स देगा। पूरा करेक्ट मतलब ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट, मतलब सीए फाउंडेशन के लिए ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट पूरा होएगा तो मार्क्स मिलेगा। मतलब रिजल्ट किस में ज्यादा आता था वो देख ले। अभी वाला जो फाउंडेशन है, जो अभी तुम्हारा जो फाउंडेशन 3 अटेम्प्ट वाला जो चल रहा है ना, उसका परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब उसका पासिंग परसेंटेज का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब वो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि 15% या 18% या रिजल्ट टफ है, कुछ टफ नहीं है। लास्ट टाइम कुछ 70 नहीं था ना। कुछ बोलता है तो बाद में तू पता है तो भी मेरे साथ कंफर्म करता है। ठीक है 15 था पहले, फिर उसके बाद अभी 19, ठीक है। नहीं एवरेज नहीं, मतलब कुछ वो मैटर नहीं करता है परसेंटेज। द रीजन इज अपने को मालूम है, देखो अपने आजू बाजू में जितने भी लोग बैठे हैं, अपन क्या बोलते हैं 4 4 महीने पे अटेम्प्ट है। तो जैसे ही एग्जाम पास आता है वो फॉर्म भर देता है, फॉर्म भरने के बाद अटेम्प्ट करता है स्किप, नहीं दे पा रहे, नहीं हुआ, पढ़ाई खत्म। जान पहचान में बहुत लोग हैं ऐसे, मेरे अपने स्टूडेंट बहुत सारे जन है। ठीक है, जो मई अटेम्प्ट था, नहीं जून अटेम्प्ट था, जून अटेम्प्ट का फॉर्म भर दिया, फिर जून अटेम्प्ट नहीं दे पाया तो सितंबर के लिए गया, फिर सितंबर का फॉर्म जो भी था वो भी भर दिया, तब तक नहीं हुआ पढ़ाई, तो जैन में गया। क्योंकि कैसा होता है, तुम लोग को ऐसा लगता है ना 4 अटेम्प्ट मतलब 4 4 महीने में अटेम्प्ट है, ठीक है अपन 3 महीने के बाद दे देगा, अभी छोड़ जाने दे। नहीं तो उसमें होता क्या है ना कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, मेंटेलिटी में फर्क पड़ता है। पहले कैसा था 2 अटेम्प्ट था तो मेंटेलिटी फिक्स था, कुछ भी हो जाए मेरे को ये अटेम्प्ट देना पड़ेगा, नहीं तो 6 महीने के बाद जाएगा। अभी ऐसा लगता है ठीक है चल ना 3 महीने के बाद वापस दे देगा, है 4 महीना प्लस रिजल्ट का एक, टेक्निकली जाता है 5 महीना। देखो अभी तक फाउंडेशन का रिजल्ट आया नहीं है, तो जाता है 5 महीना, और उसके बाद अपने आप को मनाने के लिए अरे यार फिर से करना पड़ेगा, फिर जो नेक्स्ट अटेम्प्ट था वो बहुत पास में आ जाता है, तो टेक्निकली वो अटेम्प्ट छूटता ही है। और अगर जाता भी है तो कुछ लोग पास हो सकते हैं उसमें, आई एम नॉट सेइंग दैट सब फेल होते हैं, बट कुछ लोग वो पास होते हैं ना जो बेचारे 180 170 185 190 मतलब अपना खराब नसीब की वजह से फेल हुआ है। जो बंदा 110 लेके आया है जून के अटेम्प्ट में, वो सितंबर में पास नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत फंडामेंटल एरर है, इतना क्लैरिटी नहीं आएगा। और इतना क्लैरिटी आया तो वो 1 या 5% रहेगा बस। क्यों? बिकॉज अब उसको ऐसा वो बोलते ना, एक छड़ी बैठ गई है सर के ऊपर फाट करके, अब तो जान लगा के मैं पढ़ाई करेगा। वो लोग कुछ परसेंटेज है, तो मैं हमेशा ये बोलता है, मेरे को बहुत लोग बोलते थोड़ा रिजल्ट बहुत टफ आता है, टफ नहीं आ रहा है तुम्हारा, मेंटालिटी जो है ना वो फर्क में आ गया है। पहले 6 6 महीने का था ना तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट है यार, 6 महीने के बाद एग्जाम आएगा अभी जान लगा दो। अभी क्या होता है ना मेंटल में रहा, ठीक है ना 3 महीने के बाद दे देगा। तकलीफ क्या होता है, वो 3 महीने में नहीं आता है, वो तुम्हारा 6 महीना जो पहले खाता था ना, अभी वो 8 महीना खाते जा रहा है। ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स का जो टाइम जा रहा है ना, दैट इज मच मोर देन द अर्लियर अटेम्प्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट लोगों का। और मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सा बात है, सपोज ऐसा मैं बोलता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट सपोज अभी ये कौन सा महीना चल रहा है, फरवरी, नेक्स्ट अटेम्प्ट आ रहा है फाउंडेशन का मई में, सपोज कोई फ्लंक हो गया, फरवरी तो खत्म हो गया, अभी तक तो मेंटली रेडी नहीं है कि भाई मार्च में रिजल्ट आएगा, सपोज 5 या 7 तारीख को रिजल्ट आएगा, 5 और 7 को रिजल्ट आएगा और मई में अटेम्प्ट है, जिनके बचा 2 महीना, वापस से वही जंग,
इसके पहले इज्जत से किसी ने बोला ना अपन जनवरी देंगे, वो जुलाई में सिलेबस या अगस्त में सिलेबस खत्म करके बैठा था। और क्या बोलते हैं अपन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीना फुर्सत का था उसको, आराम से पढ़ाई करके है ना दे सकता था। उसमें उसने अगर कुछ कांड किए रहेंगे, फिर आया जैन अटेम्प्ट, दे दिया, ठीक है। अब उसके पास अगर सपोज फ्लंक हुआ तो 2 महीना ही बचेगा। वही चीज जो उसने 4 महीने में किया था वो 2 महीने में करने का, प्लस एक मेंटल पीड़ा। हाँ वो सदमा बैठता है भाई उसमें। देखो अपन ने बहुत सदमे देखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के देखे, बहुत सारे फ्रेंड्स के देखे हुए ऐसे सदमे। लगता है बुरा, सबको लगता है, ठीक है। मतलब हम लोग भी मोटिवेट करते हैं, अरे यार कुछ नहीं, कर लेंगे अपन, जी कर लेंगे। मालूम है सामने वाले को बुरा लगा हुआ है। मेरे को लगता है ना स्टूडेंट फेल होता है तो बुरा मेरे को भी लगता है यार, सवाल लगता ही है ना। मतलब हम लोग भी जी जान लगा के पढ़ा है, मेरे को मालूम है जो बंदा पढ़ा है उसके लिए लगता है, भाई मालूम ही था। बट मुंह पे तो नहीं बोल सकता है, ठीक है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है भाई। देखो जिसने मेहनत किया है अगर वो अटकता है तो बुरा हम लोग को भी लगता है। मतलब हम लोग भी डिस्कस करते हैं यार ये नहीं अटकना चाहिए था, उसने डाला था एफर्ट्स। मैं बोला ना, इसलिए मैं वर्डिंग वही बोला कि जो बंदा 180 190 पर अटकता है उसका खराब नसीब की वजह से अटकता है। मेहनत किया है उसने भाई, अगर वो 180 190 लेके आया मतलब उसने एफर्ट्स डाला है। 5 मार्क 10 मार्क उसका नसीब खराब था। कोई लोग 200 पे भी पास हुआ। अगर वो 200 पे पास हुआ तो यार कड़क नसीब लेके आया। मतलब वो फेल हो गया, कगार पे था, भगवान ने बोला चल निकल, तू वापस रोते हुए आएगा, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, वो साइड में खेल तू। तो देखा है उसने, 200 वाला भी देखा है हम लोग ने, और 200 वाला का गजब एटीट्यूड रहता है। मेरे स्टूडेंट थे, मतलब कैसा था ना वो, तभी सीपीटी, इसने बोला सीपीटी था, तो सीपीटी का सब ऐसा 10-12 लोग, पहले जब मैं पढ़ा था सीपीटी का ऐसा, तब 10-12 लोग एक साथ आया, सब मेरे को आके बोल रहे सर हम लोग को 160 आया, 175 आया, 157 आया, 142 आया। एक लड़का बीच में बोला सर मेरे को 100 आया। बोला क्या बात है, तो बाद में दूसरा सब लोग देख 160 170, बोलता तू भी इंटर में, मैं भी इंटर में, तू 60 एक्स्ट्रा लाके भी इंटर में बैठा है, मैं 100 पे इंटर में बैठा है। अलग लेवल का एटीट्यूड है उसका। 100 पे इंटर में ना, साथ में बैठेंगे अपन, ज्यादा हमें नहीं उठने का, अपन साथ में बैठेंगे। तो कैसा वो 100 भी ठीक है, अपने को पास चाहिए भाई। जैसा वो सीए का रिजल्ट आता है ना, तो सबसे पहला वो चीज देखते हैं, PASS। अभी तुम्हारा चेंज हो गया, हम बड़े लोग हो गए, तुम लोग सक्सेसफुल आता है। हम लोग का तो रिजल्ट आता है, हम लोग से वैसा दिखता है PASS पास, सक्सेसफुल। तुमको ज्यादा बुरा लगाता है, ठीक है। रिजल्ट विजल्ट का नहीं है, सब मेंटल गेम है। एक चीज याद रखो, अगर तुमको सीए बनने का है ना, दुनिया के पहाड़ में मैं पढ़ने वाला है और मेरे को बनने का, ये मेंटलिटी चाहिए। मेरे को चाहिए कि मेरे को बनने का है तो मैं बन के रहेगा, दुनिया कुछ भी बोले, पास होएगा फेल होएगा वो बात का चीज है, मैं मेरा एफर्ट्स डालेगा। देखो रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। अपन बोलते ना वो 2023 का वर्ल्ड कप अपन हारे, एफर्ट्स पूरा टीम ने डाला था, ऐसा नहीं था नहीं डाला था। मतलब रोहित शर्मा नहीं चाहता था कि फाइनल में वो ऐसा खेले कि अपन इंडिया हार जाए, ना विराट कोहली चाहता था, ठीक है। वो 11 जन अंदर जो खेल रहे थे, मतलब अपन बिंदास उनको गाली दे रहे थे, वो बात पर अलग है, ठीक है। सिराज साहब ने बहुत खाया, डीएसपी सिराज ने बहुत गाली खाया है हमारे मुंह से, बॉल डालने को नहीं आता ऐसा अपन ने बोल दिया उसको, ठीक है। डिंडा एकेडमी का स्टूडेंट बना दिया उसको अपन ने, जो भी है। बट जो भी 11 खेल रहे थे वो किसके लिए खेल रहे थे, जीतने के लिए खेल रहे थे ना। जीते हारे वो बात का चीज है, एफर्ट्स तो पूरा ही डाला था ना एंड तक। अपन भी वही करने का है, पास फेल बात का चीज है भाई, एफर्ट्स तो डालो, और एफर्ट्स वो मेंटेलिटी से डालो कि मेरे को पास ही होने का है। मेंटेलिटी का फर्क है, गेम का फर्क है। शोल्डर डाउन करके कभी भी नहीं डालने का, हमेशा मैं हो जाएगा, मैं कर लेगा, और मेरे को करना ही है। वो एक मेंटेलिटी जब आता है ना, पूरा तुम्हारा एटीट्यूड जो रहता है ना पढ़ाई के लिए, पूरा चेंज हो जाता है, पूरा चेंज होएगा। अपने में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग पहले से कैसे आजू बाजू वाले लोग ने डरा के रखा है। अपन पढ़ते हैं तो उसमें डरते हैं, जब सम सॉल्व करते तो पहला ऐसा सोचते यार ये तो टैली होना चाहिए,
क्वेश्चन का मजा तो लो कि भाई इसमें क्या बोलना चाहता है, उसका इंडिकेशन क्या है, एनालिसिस तो करना सीखो कि उसमें क्या है पहले। हाँ मेरे को सम सॉल्व करने का वो टैली होना चाहिए। वो पता है वो रेंचो ऐसा बोलता है, मजे लो, ऐसा चीज। उसमें रेंचो का 2 से 3 चीज बराबर है। बाकी डॉक्टर जो था ना डीन, वो 100% करेक्ट था। मतलब 3 इडियट्स देखा मैंने, मैं बोला हाँ यार बराबर है, गिटार बजाता है मैं भी। छुट्टा ही रखेगा मेरे आगे लोग, वो भी अगर उनको अच्छा लगा तो, नहीं तो वही गिटार सर पे फोड़ेगा। हाँ लिटरली, मतलब अभी कभी भी ऐसा बोलता है ना स्टूडेंट लोग का था, स्टूडेंट लोग के लिए कोई गाना, सब लोग चला सारी उम्र हम मर मर के, मारेगा तेरे को। चला वही लोग नीचे जमा होके वड़ा पाव पे आ ही कर रहे थे सब लोग एक साथ, और सारी उम्र मर मर के जी ले। मत कर पढ़ाई, छोड़ दे, काम पे लग जा। मैं तो बोलता ही है, तेरे को लगता है ना नहीं हो रहा है तेरे से पढ़ाई, छोड़ दे, काम पे लग जा। तुम पहले ही ऐसा लगा अरे यार नहीं हो रहा है हमसे, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग नहीं कर सकते। एटीट्यूड का बात है, डर के पढ़ाई नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने बोलेगा पहले हाथ कांपेगा। क्वेश्चन पढ़ना, देखना उसके अंदर 2 4 लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, वो समझने का कोशिश कर। सबका समझने का कैपेसिटी अलग अलग होता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को लेट। इट इज नॉट लाइक दैट कि यार उसके पास ज्यादा दिमाग है, वो पहले से वो फोकस करता था चीज पे, इसके लिए उसको जल्दी क्लिक होता है। तुम अभी से चालू करोगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम भी वो लेवल पे पहुंच जाओगे, सब पहुंचेंगे। वैसा चीज पे गेम खेलने का, तो वो रिजल्ट वगैरह सब टाइम पास है, वो सिर्फ परसेंटेज है, और परसेंटेज हमेशा फेक रहता है। हाँ मतलब दैट डज नॉट गिव अ कंप्लीट सिनारियो, परसेंटेज विल नेवर गिव द कंप्लीट सिनारियो, हमेशा का बात है। तो अपने को पढ़ाई करने का, अपने को ज्यादा सोचने का, कभी तुमको ऐसा लगे यार सीए क्यों कर रहे हो तो मेरे को मिल लेने का, झाड़ देगा तुमको। हाँ नहीं तो कैसा तुम लोग इंस्टाग्राम का ज्ञान लेके आते हो मेरे पास, और मैं उनको बहुत झाड़ता इंस्टाग्राम पर ही। बोलना। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करो खुद से। वो समझा वर्किंग कैपिटल, पक्का ना? क्या था? हुआ? क्वेश्चन नंबर 13 एक बार खुद से गो थ्रू करो, फिर बाद में मैं डिस्कस करता है।
चलो करें डिस्कस। बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, balance sheet of a company on 31st March 2013 and 14 were as follows. इक्विटीज एंड लायबिलिटीज जिसमें क्या देके रखा है, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल 12 लाख 13 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस दैट इज 3 लाख 30 4 लाख 70, नॉन करंट लायबिलिटी दैट इज 11% डिबेंचर्स 5 लाख एंड 3 लाख, करंट लायबिलिटी 4 लाख 1 4 लाख 64, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, गुडविल देखो क्या दिया है 1 लाख से कितना हो गया, इट मीन्स राइट ऑफ किया, राइट ऑफ किया तो इफेक्ट कहां पर देना पड़ेगा, अदर नॉन करंट एसेट खुद तो दे के रखा है, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, ठीक है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख से कितना हो गया 10 लाख, कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख से कितना हो गया 3 लाख, अंडरलाइन करके रखो 8% पे देके रखा है तो तुमको डिविडेंड देना पड़ेगा उसको। General reserve security premium. See, earlier security premium is 0. Now it is 25,000. Profit and loss account 2 lakh 10,000 and 3 lakh. तो कितना है P&L 90,000. जनरल रिजर्व देखो 120 से 145 ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया रहेगा 25,000, 25 ट्रांसफर किया रहेगा तो इट इज नॉन कैश एक्टिविटी, ठीक है। तो इसको इफेक्ट देना पड़ेगा, कहां पर आएगा, करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स देके रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड का क्या बनेगा लेजर, अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेडिंग कितना 2 लाख 40 एंड 2 लाख 20, मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो भी है क्या किया तुम लोगों ने सेल, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अर्लियर इट वाज 0, नाउ इट इज हाउ मच 20, ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ठीक है। इसको देखो कहां पर डाल के रखा है एसेट में, जनरली सिक्योरिटी प्रीमियम से माइनस वगैरह करना चाहिए था, ठीक है। इन्होंने कहां पर डाल के रखा है एसेट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर से मतलब डेफिनेटली ये डेबिट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि ये क्या है लॉस है हमारे लिए, सो इट शुड शो और डेबिट बैलेंस, और वो डेबिट साइड पे दिया है। फिर उसके बाद क्या देके रखा है करंट एसेट्स में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये तीनों का क्या आएगा इंक्रीज और डिक्रीज, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्या आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000, इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का सेल किया है, कितने रुपए का, कितने में सेल किया है 35,000, 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट बेचा है, कितने में बेचा है 35,000 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद रेट ऑफ डिविडेंड बीइंग 6% ऑन ऑल इन्वेस्टमेंट, ऑल इन्वेस्टमेंट मतलब 2,40,000 पे, ड्यूरिंग द ईयर an old machinery costing 80,000 was sold for 36,000, its written down value was how much, तो एक मशीन था जिसका कॉस्ट 80,000 था, वो 36,000 में बेचा, जिसका WDV कितना था 45, मतलब मैं क्या बोलेगा 45,000 रुपीज का एसेट्स कितने में बेचा 45,000 का एसेट 36,000 में बेचा, इट मींस 9,000 का। फिर नेक्स्ट देयर वाज नो परचेज और सेल ऑन लैंड ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सो एक तो दिया डेप्रिसिएशन ऑफ चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20%, अंडरलाइन करो ओपनिंग बैलेंस, मेंशन क्लियरली किया उन्होंने, डेप्रिसिएशन जो भी चार्ज करने का किस पे करने का ओपनिंग बैलेंस पे। तो ओपनिंग बैलेंस कितना था एसेट्स का 13 लाख था ना,
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का कुछ टेबल दिया है क्या? दिया है? कितना दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट? 6 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 7 लाख से 6 लाख 50 और प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख से 6 लाख 60। तो अब उन्होंने क्या बोल के रखा है, देखो वर्डिंग्स। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20% ऑन दी ओपनिंग बैलेंस। तो जो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस था उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्री लगेगा। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के लिए क्या बोल के रखा है? देयर वॉज नो परचेज और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 7 लाख से 6.5 लाख हुआ है डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर उसके बाद provision for tax made during the year 96,000 and preference shares were issued for consideration of cash during the year। सब इंफॉर्मेशन दिया है। अब सबसे पहले तो कितना लेजर बनाना पड़ेगा वो देखो। एक प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग डायरेक्ट डाल दोगे, ठीक है। 50,000 का डेपरी और इन्वेस्टमेंट, तो टोटल 4 लेजर लगेगा। ठीक है, स्टार्ट करो और खत्म करो फटाफट।
लेजर अकाउंट में कौन सा लेजर अकाउंट लगेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट।